नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे लखनऊ से, जहां बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका दे दिया है। सपा नेता मोहम्मद आरिफ बसपा में शामिल हुए हैं। पूर्व विधायक मोहम्मद इरशाद खान ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता उन्हें दिलाई है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। युवा नेता रिजवान भी समाजवादी पार्टी छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। तो एक बड़ा झटके के तौर पर कहीं ना कहीं से देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। समाजवादी पार्टी के 2 नेता इस वक्त बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। सपा नेता मोहम्मद आरिफ बसपा में शामिल हुए हैं। पूर्व विधायक मोहम्मद इरशाद खान ने बसपा की सदस्यता उन्हें दिलाई है और साथ ही युवा नेता रिजवान भी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि निकाय के चुनाव इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, जिसकी तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। जोरों शोरों से चुनाव प्रचार किया जा रहा है और ऐसे में दल बदल का भी दौर उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। 4 मई और 11 मई को मतदान होना है, तो उससे पहले दल बदलने का ये दौर इस वक्त चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और फिलहाल बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को ये बड़ा झटका दिया है। 2 नेता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी के। सपा नेता मोहम्मद आरिफ बसपा में शामिल हुए हैं। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ने न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता संतोष पांडे से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि गुमटी पटरी वालों को उजाड़ कर फेंक दिया गया है। उनको कहीं अलग दुकानें बनाकर बसाने का काम किया जाएगा। हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के लिए भी सुल्तानपुर की जनता बहुत परेशान है। सुनवाई करके इसको कम करने और माफ करने का काम किया जाएगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हमारी टीम आज आ पहुंची है सैयद रहमान उर्फ मानू भाई के कार्यालय पर, जहां पर ये अपने चुनावी चर्चा पे व्यस्त हैं और कार्यकर्ताओं की काफ़ी भीड़ यहां पर है। इसको लेकर के ये चुनावी रणनीति की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से चुनाव को भेदेंगे और नगर पालिका के अध्यक्ष की कुर्सी पर दावेदारी अपनी ठोकेंगे। इन्हीं मुद्दों पर आज इनसे हम बात करने पहुँचे हैं और जानते हैं कि इनकी रणनीति क्या है, किस तरह से ये किनके आदर्शों में चल करके इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और कैसे आगे और काम करेंगे, किस तरह से इनकी रणनीति है, क्या इनकी बातें हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश सिंह यादव जी का तहे दिल से खैर मकदम स्वागत करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हमको टिकट दिया, चुनाव लड़ाने का काम किया। मैं विश्वास दिलाता हूं इसमें जीत जनता की होगी, मेरी होगी और समाजवादी पार्टी की होगी। समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। ये गुमटी पटरी वाले क्या हैं? ये हमारे मुसलमान भाई ये तो हैं जो बेरोजगार हैं। उनको जिनकी दुकानें टूट गई वो मुसलमानी तो हैं, उनको यानी कि रोजगार देकर दुकानें बनवाकर किसी जगह अस्थायी रूप से बसाने का काम किया जाएगा। पूर्व के जो अध्यक्ष थे जिन्होंने उसको बेघर किया है, उनको ये छत देंगे, उनको दुकान देंगे, उनको रोजगार देंगे। वहीं अतीक के करीबियों के ठिकानों पर लगातार ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। काली कमाई को सफेद करने के पुख्ता प्रमाण इस वक्त मिले हैं टीम को। अतीक के करीबियों ने 20 से ज्यादा शेल कंपनियों को मुंबई और कोलकाता में पंजीकृत कराया था। बेनामी संपत्तियों की कीमत करीब 150 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। जांच के लिए निबंधन कार्यालयों से फिलहाल जमीनों की पूरी रजिस्ट्री की प्रमाणित कॉपी इस वक्त मांगी गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी जो है वो अब अतीक के जो करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन पर अब कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पूरा जांच की जा रही है और जांच के लिए निबंधन कार्यालयों से जमीनों की रजिस्ट्री की कॉपी भी मांगी गई है। तो अतीक के करीबियों के ठिकानों पर लगातार ईडी की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है। काली कमाई को सफेद करने के पुख्ता सबूत इस वक्त ईडी के हाथ कहीं ना कहीं लगातार लगते जा रहे हैं। अतीक के करीबियों ने 20 से ज्यादा शेल कंपनियों को मुंबई कोलकाता में पंजीकृत कराया था, जहां आपको बता दें कि इस बेनामी संपत्तियों की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और जांच के लिए निबंधन कार्यालयों से जमीनों की रजिस्ट्री की प्रमाणित कॉपी भी इस वक्त
मांगी गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब अतीक अहमद के बाद में अतीक अहमद के करीबियों के ठिकानों पर लगातार ईडी की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही है। जो भी काली कमाई थी, उस काली कमाई को कैसे सफेद किया जाता था, उसके कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत ईडी के हाथ लग रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनीष मिश्रा इस वक्त जुड़ गए। मनीष, अतीक अहमद के बाद अब उनके करीबियों पर ईडी शिकंजा कस रही है और लगातार जांच की जा रही है, जिसमें यह सामने आया है कि कैसे काली कमाई को सफेद में तब्दील किया जाता था। मनीष, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया है, दोबारा उनका रुख करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई, जहां अतीक अहमद के बाद में अब उनके करीबियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। जितनी भी जो काली कमाई होती थी, उस काली कमाई को कैसे सफेद किया जाता था, इसके पुख्ता प्रमाण इस वक्त ईडी की टीम को मिले हैं। फिलहाल अभी इस मामले में और आगे की भी जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे लखनऊ से। अतीक के करीबियों के ठिकानों पर लगातार ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। काली कमाई को कैसे सफेद किया जाता था, उसके पुख्ता प्रमाण ईडी की टीम को इस वक्त मिले हैं। अतीक के करीबियों ने 20 से ज्यादा शेल कंपनियों को मुंबई और कोलकाता में रजिस्टर कराया था और इस बेनामी संपत्तियों की कीमत जो है वो 150 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि अभी भी ईडी लगातार जांच कर रही है और जांच के लिए निबंधन कार्यालयों से जमीनों की रजिस्ट्री की प्रमाणित कॉपी इस वक्त मांगी गई है। और अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां खाकी एक बार फिर शर्मसार हुई है। दुकानदार को खाकी से पैसे मांगना भारी पड़ गया है। सरोजनी नगर पुलिस के बाद अब बीबीडी पुलिस की गुंडाई सामने आई है। यूनिवर्सिटी के सामने बाटी चोखा बेचने वाले युवक को पुलिसकर्मियों ने जमकर पीटा है। युवक को पीटते हुए पुलिसकर्मियों का वीडियो भी वायरल हो गया है। जानकारी मिली है कि बाटी चोखा बेचने वाला युवक ने जब पुलिसकर्मी से बाटी के पैसे मांगे तो पुलिसकर्मी नाराज हो गए और युवक की पिटाई कर दी। इस दौरान वहां मौजूद लोग इस मामले में फिलहाल अब कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लखनऊ में पुलिसकर्मी खुलेआम किस तरीके से पुलिस कमिश्नर एसबी शिरडकर के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जो आदेश दिए गए हैं, उन आदेशों की ये पुलिसकर्मी अवहेलना कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी के सामने पुलिस की ये गुंडाई इस वक्त सामने आई है, जहां पर बाटी चोखा बेचने वाले युवक को पुलिसकर्मियों ने जमकर पीटा है। ये वीडियो इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है, क्योंकि जब पुलिस वाले पहले वहां जाकर के बाटी चोखा खाते हैं, उसके बाद में जब ये युवक उनसे पैसे मांगता है तो उसकी जमकर पिटाई कर दी जाती है। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जिसे और साथ ही से वायरल कर दिया। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? किस तरीके से देखिए पुलिस कर्मियों ने एक युवक को पीटा है, क्योंकि वो पैसे मांग रहा था पुलिस वालों से, जो बाटी चोखा खाया उसके पैसे मांग रहा था, लेकिन उसके बदले उसको मिली पिटाई। शर्मसार करने वाले दो ऐसे पुलिसकर्मी सामने आए हैं, जहां पर बाटी चोखा लगाने वाले व्यक्तियों को पीटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बाटी चोखा की दुकान से अवैध वसूली के चक्कर में दोनों ने उसकी पिटाई की। हालांकि ये पूरा मामला जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इस पर जांच करने के निर्देश जारी हुए हैं। देखना होगा इन दोनों पुलिसकर्मियों पर किस तरीके से कार्रवाई होती है। हालांकि अगर बात करें तो ऐसा ही मामला सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का सामने आया था, जहां पर दो पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप थे कि उन्होंने मारपीट करके जबरन वसूली की है, तो उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई है। वैसा ही एक मामला अब जो है बीबीडी थाना क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां पर अब इन पुलिसकर्मियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नीलेश। और अगली महत्वपूर्ण खबर लखनऊ से ही, जहां पर अंसल एपीआई के जमीन घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश इस वक्त दिए गए हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई जांच के ये आदेश दिए हैं। लखनऊ में अंसल एपीआई ने सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा किया है।
अंसल ने सिंचाई विभाग की 2000 करोड़ रुपए की जमीन का ये पूरा घोटाला किया और अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। सरकारी जमीन को टाउनशिप में मिलाकर बिल्डरों को बेचा गया। हाईकोर्ट ने 4 महीने के भीतर सीबीआई जांच पूरी करने के लिए ये आदेश दिए गए हैं। वहीं सिंचाई विभाग, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी और अंसल वाले अब कहीं ना कहीं फंसते हुए इस मामले में नजर आ रहे हैं। सरकारी जमीन का घोटाला करके 2000 करोड़ रुपए बनाए गए। जस्टिस जीके सिंह ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अंसल जमीन घोटाले की सीबीआई जांच की कोर्ट भी मॉनिटरिंग करता हुआ नजर आएगा। सीबीआई को हर महीने की जांच की जो प्रगति रिपोर्ट है उसे भी कोर्ट में पेश करनी होगी। 5 मई को हाईकोर्ट में इस मामले में अब अगली सुनवाई होगी। यूपी सरकार को भी इस मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 22 अगस्त तक सीबीआई हाईकोर्ट को पूरी जांच रिपोर्ट देगा। लखनऊ में सिंचाई विभाग की नहर अंसल बिल्डर ने कब्जा की थी। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। इसके क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? सीपीआई जो कि बिल्डर है और लखनऊ में कई टाउनशिप विकसित कर रहा है, उसने सिंचाई विभाग की जमीन जो कि उसके आसपास उसने कई जमीनें खरीदी थी, जिसमें सिंचाई विभाग की जमीन भी उसने धोखाधड़ी करके अपनी टाउनशिप में मिला ली और बाद में इस जमीन को एक दूसरे बिल्डर और साथ ही साथ एक निजी स्कूल को भी दे दी गई, जिसके बाद पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका हुई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। हालांकि सीबीआई को जो अपनी प्रारंभिक जांच है वो 4 महीने के अंदर पूरी करनी है। कोर्ट में उसकी कॉपी भी फाइल करनी होगी। कोर्ट इस पूरे मामले में जांच को मॉनिटर करेगा। तो सीधे तौर पर हम कहें कि कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं और इसके जरिए एक कोशिश की है कि जो भी इस तरीके के मामले हैं, चूंकि सरकारी जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, तो आखिर अफसरों ने इस पर क्यों कोई आपत्ति नहीं दाखिल की और क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ अब तक प्रशासन से भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देगी। उसके बाद कोर्ट आगे का दिशा निर्देश जारी करेगा। ठीक है, शुक्रिया इसके तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश यादव गाजियाबाद से सपा के मेयर प्रत्याशी पूनम यादव के घर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही गाजियाबाद का विकास कार्य हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में मजबूती से लड़ेंगे, हमारा गठबंधन मजबूत है और उसमें किसी प्रकार की कोई खटास नहीं है। और क्या कुछ कहा इस दौरान अखिलेश यादव ने, वो आपको सुनवाते हैं। वो नहीं, मुझे उम्मीद है कि एक पढ़ी लिखी और जिसके पास अनुभव है घर परिवार चलाने का, इस बार गाजियाबाद की जनता पूनम जी की मदद करेगी। एक वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह पे डालेंगे। इस बार जो माहौल है और जिस तरीके से इन्होंने क्षेत्र बढ़ाए हैं, समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला है और समाजवादियों को सरकार से लड़ना है, डीएमएसपी से लड़ना है, बीजेपी के झूठ से लड़ना है, इनके पैसे से लड़ना है, इनके टीवी चैनलों से लड़ना है। तो सोचो कितना कड़ा मुकाबला है। उसकी बात भी समाजवादी पार्टी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब कानपुर की, जहां पर समाजवादी पार्टी के एमएलए इरफान सोलंकी पर केस के मामले में सोलंकी के जो वकील हैं उसने अब खुद को इस पूरे केस से ही अलग कर लिया है। गौरव दीक्षित ने खुद को इस केस से अलग किया है और कहा है कि अपनी जेब से केस लड़ना संभव नहीं है। आपको बता दें कि गौरव दीक्षित ने अब इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया है। गौरव दीक्षित सोलंकी के वकील हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रामजी शर्मा जुड़ गए। रामजी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? वकील साहब अब इस पूरे केस से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बिना पैसे के केस को लड़ना संभव नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक है इरफान सोलंकी, उन पर एक महिला के घर पर कब्जा करने और आगजनी करने का आरोप था, जिस मामले पर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। उस पर वो जेल में बंद है। इस पूरे मामले को लेकर के जब पुलिस छानबीन शुरू हुई तो कई ऐसे और मामले निकल कर आए जिन पर उनके आपराधिक मामले दर्ज हुए और जिसका उन पर मुकदमा चल रहा है और जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो इरफान सोलंकी के वकील है गौरव दीक्षित पूरे केस को हैंडल कर रहे थे। वो हर केस को अब बारीकी से देख रहे थे और उसका केस लड़ रहे थे। लेकिन आज
एक नया खुलासा, नया वाकया सामने है जिसमें गौरव दीक्षित ने कोर्ट के सामने मौखिक रूप से अपनी बात रखी है कि वो इरफान सोलंकी के मामले से वो पीछे हट रहे हैं, उनके केस को वो नहीं देखेंगे। जब इस मामले की जानने की कोशिश की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 3 महीने हो गए पूरे मामले को, उस 3 महीनों में एक बार भी इरफान सोलंकी की तरफ से उनकी फीस नहीं दी है। जो लाखों रुपए उनकी फीस हो गई, जो डॉक्यूमेंट वगैरह लगाने में जो भी खर्चा आया उसमें कोई भी पैसा इरफान सोलंकी की तरफ से उनको नहीं दिया गया, जिसको लेकर के अब वो इस केस से पीछे हट रहे हैं और अपना वकालतनामा जो इरफान सोलंकी केस के लिए लगाया था उसको हटाने की बात की है। लेकिन इस पूरे मामले से गौरव दीक्षित से बात की गई तो उन्होंने फोन के माध्यम से जानकारी दी है। उनका कहना है कि वो केस को नहीं लड़ेंगे क्योंकि इरफान सोलंकी उनकी जो केस की फीस है उन्होंने फीस उनकी अभी तक नहीं दी है और जब वो फीस देंगे भी तो भी वो उनका केस अब नहीं लड़ेंगे, इसलिए पूरे मुकदमे से वो उन्होंने अपना पैर हाथ खींच लिया है। ठीक है, शुक्रिया राम जी तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और चलिए 4 के चक्रव्यूह में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं नोएडा से, जहां पर प्राइवेट स्कूलों पर डीएम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। 90 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल कोरोना काल में 15% फीस वापस न करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। हाईकोर्ट ने 15% फीस वापस करने के आदेश दिया था, लेकिन 90 स्कूलों ने नहीं माना। जिसके बाद स्कूलों ने जब हाईकोर्ट के इस आदेश को नहीं माना तो नामचीन स्कूलों पर डीएम मनीष कुमार की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई और 90 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का ये जुर्माना लगाया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना काल के दौरान हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए थे कि 15% जो फीस है उसे वापस किया जाए, क्योंकि कोरोना काल में कई सारे पेरेंट्स की नौकरियां भी चली गई थी। तो ऐसे में उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले को दरकिनार करते हुए 90 स्कूल नजर आए, जिसके बाद में अब इन 90 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। डीएम मनीष वर्मा की तरफ से ये बड़ा आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जुड़ गए। निशांत, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? हाईकोर्ट का जो आदेश था वो इन स्कूलों की तरफ से नहीं माना गया, तो उसके बाद में कार्रवाई की गई डीएम मनीष वर्मा की तरफ से। हाईकोर्ट के आदेश को पालन कराने के लिए डीएम मनीष कुमार वर्मा पूरी तरीके से फुल एक्शन में है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो मनमानी करने वाले जो प्राइवेट स्कूल थे उनके खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई अब देखी गई है। इन पे 100 स्कूलों पर लगभग 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 दिनों के अंदर अगर जुर्माना नहीं जमा किया जाता है तो 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जी, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए निशांत।